नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल पे शिक्षालय नाम का ये चैनल आप सभी को मेरी तरफ से आपकी पढ़ाई में, आपके लर्निंग में इन्हांसमेंट के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। और कोशिश करूँगा कि आप सभी की नॉलेज को प्लस आपके साथ साथ खुद की नॉलेज को भी बूस्ट अप कर पाऊँ। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ये क्लास 12th का फिज़िक्स का टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे और आने वाले समय में धीमे धीमे मैं इससे बेहतर वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। आज पहला दिन है मेरा और कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए वो एक सीक्वेंस में हो, जिससे कि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी होती रहे। असाइनमेंट्स प्लस इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मैं अवेल करवा दूंगा। तो सबसे पहला चैप्टर जो है, चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं इससे एक सेंस मिल रहा है हमें करंट का, और स्टैटिक्स का मतलब कह सकते हैं आप स्टेशनरी। तो यहाँ पर करंट यानी कि चार्जेस, यहाँ पे कहीं ना कहीं चार्जेस की बात होगी, जो कि किस फॉर्म में होंगे, स्टेशनरी फॉर्म में होंगे। यानी उन चार्जेस पे किस तरीके का प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं, कैसे कैसे उस पर फोर्स लगता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में आपके 12 सब टॉपिक्स हैं, जिनको हम वन बाय वन कवर करते हुए चलेंगे और जल्द से जल्द ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, चार्जेस आखिर होते क्या हैं, ये आखिर आए कहाँ से, ठीक है, इनके बारे में कैसे पता चला। सेकंड टॉपिक आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, चार्जेस की कुछ बेसिक डेफिनेशन और उसमें कितना, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में हम समझेंगे। कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडक्शन के थ्रू किस तरीके से चार्जिंग होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस के बारे में, उनके बारे में समझा जाएगा। कूलम्ब्स लॉ, इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है इस चैप्टर का, कूलम्ब्स लॉ, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेवेंथ टॉपिक जो है, इसके बाद हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ में जो चार्जेस हैं उनमें किस तरीके से फोर्सेस लगते हैं, उन चार्जेस के बीच में क्या क्या फोर्स लगता है, किस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे 7 टॉपिक में कवर होगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फ्लक्स क्या होता है, डायपोल क्या होता है, और डायपोल्स के अदर अदर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म फील्ड में वो किस तरीके से वर्क करता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1600 में एक यूनान के फ़िलासफ़र थे थेल्स नाम के, जिन्होंने जब एक रॉड को रब करके देखा तो उन्होंने कुछ रॉड्स को, ऑब्जेक्ट्स को रब करके देखा और कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो गई हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, डस्ट के पार्टिकल या टाइनी पेपर के जो पीसेस होते थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। बट काफ़ी समय तक की इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया। फिर आखिरी में जाकर के कूलम नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने कोलम्बियन चार्जेस, जो कि उन्हीं के नाम पे चार्जेस डेवलप हुए थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस डेवलप हुए थे, वो उन्होंने उसकी थ्योरी हमें दी। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल था इबोनाइट रॉड का कैट स्किन के साथ और ग्लास रॉड का वुल के साथ। तो उसमें उन्होंने पाया कि इन रॉड्स में अलग अलग टाइप के चार्जेस जो थे आफ्टर रबिंग डेवलप हो रहे थे, जिनको इन्होंने नाम दिया कोलम्बियन चार्जेस। आगे चलकर जैसे रदरफोर्ड ने एटम की डिस्कवरी की, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, तब जाकर के एक मॉडर्न थ्योरी आई
जो कि इलेक्ट्रॉन बेस पे थी, जो कि आज हम लोग सब लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम रब करते हैं किसी पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं उस एटम से जिस एटम पे रब किया है उधर। तो जो रॉड जो थी, जो वो ऑब्जेक्ट था जो कि रब करने पे दूसरे पे चार्ज चला जा रहा था, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई थी, डेफिशिएंसी हो गई थी, जिस वजह से वो जो ऑब्जेक्ट था वो आपका कैसा हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज। और जिन पे इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे वो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज। आप सभी को पता है कि एटम जो होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है स्टेबल स्टेज में। लेकिन जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर माइग्रेट कर जाते हैं या फिर चले जाते हैं किसी दूसरे एटम पे, तो उस एटम में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। प्लस जिस ऑब्जेक्ट पे वो चार्ज इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ओके, तो ये एक बेसिक था, इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस आखिर होते क्या हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है जो कि लिखा हुआ है, द चार्जेस इज समथिंग possessed by material objects that make it possible for them to exert electrical forces and to respond to electrical forces। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो चार्ज क्या है, कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट पे या मटेरियल पे कुछ प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, जिससे वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कराता है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहते हैं। अब ये चार्जेस आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस ऑब्जेक्ट पे डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी होगी वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। ओके, इसके बाद हम समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ये जो चार्ज होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब ये यूनिट जो थी, क्योंकि चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये कूलम्ब ने चार्ज के बारे में बताया था, इस वजह से इसकी यूनिट क्या है, कूलम्ब है। साइंटिस्ट के नाम पे ये यूनिट का नाम रखा गया है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे हम क्या समझते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम ये समझते हैं कि जो भी चार्ज डेवलप होगा किसी भी बॉडी में वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने आप में पूर्ण है, वो कंप्लीट है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन का आधा पार्ट आपका माइग्रेट करे, है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को, राइट। तो यानी कि जो भी बॉडी में चार्ज डेवलप होगा वो कैसा होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी से हम क्या समझते हैं, मान लीजिए कोई हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, एक सिस्टम ले लिया जिसमें हमने नंबर ऑफ़ चार्जेस प्लेस कर दिए। तो जो उस पर्टिकुलर सिस्टम की अगर बात करें तो उस सिस्टम में जो नेट चार्ज आएगा वो क्या होगा, हर इंडिविजुअल चार्ज के सम के बराबर होगा। ओके, तो ये चीज़ समझ रहे होंगे आप। और ये सम कैसा होता है, एल्जेब्रिक सम होता है, यानी कि अगर पॉजिटिव निगेटिव दो टाइप के चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल भी कर देंगे। ओके, यानी कि नेट चार्ज जो बनेगा वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस जो भी उस सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि आप लोगों ने पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, जैसे कि एनर्जी जो होती है वो ना ही बनाई जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती है, उसी तरीके से सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। यानी कि ये जो चार्ज था ये किस वजह से बना था, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले से थे, वो चले गए थे, माइग्रेट हो गए थे दूसरे ऑब्जेक्ट पे, इस वजह से वो जो बॉडी थी वो कैसी हो गई थी, पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी, और जिस पर माइग्रेट होकर गए थे वो बॉडी कैसी हो गई थी, नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि चार्जेस को कभी बनाया नहीं जा सकता, कभी मिटाया नहीं जा सकता,
बट हाँ, ये क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद हम चार्ज की बात कर रहे थे, तो इसकी एसआई यूनिट भी पढ़ लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्या है, कूलम्ब है। जो कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने चार्ज के बारे में बताया था, इस वजह से इसकी यूनिट भी है कूलम्ब। ओके, अब इसके मेन टॉपिक पे हम आते हैं, जो कि है कूलम्ब्स लॉ। ये चार्जेस के बारे में कितना फोर्स लगता है, इस चीज़ की भी नॉलेज हमें कूलम्ब्स ने दी थी, इस वजह से इसको कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिससे हम समझ सकते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। आखिर होता क्या है, ये हम समझते हैं अभी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर 2 टाइप के चार्ज हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके के चार्जेस हैं, Q1 और Q2, ठीक है। और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस वहाँ पे मेंशन की गई है, ये है r। तो आखिर ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ ये कहता है कि 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जैसा कि हम देख रहे हैं कि F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें Q1 Q2 क्या है, ये जो हमने Q1 Q2 2 टाइप के चार्जेस यहाँ पे शो किए हैं, इनका मैग्नीट्यूड है, और R क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है। अब बात कर लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है। एक्चुअली में प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसको हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको लेटर K से भी हम डिनोट करते हैं, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। जिसमें कि एप्सिलॉन नॉट जो है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये जो आपका है, ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपका शो कर रहा है 8.854 × 10⁻12, ठीक है। तो ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की और एप्सिलॉन नॉट की। ओके, डायमेंशन फार्मूला की अगर बात कर लें तो आप सभी को पता है कि I इज़ इक्वल्स टू Q/T होता है, यानी करंट जो होता है वो क्या होता है आपका Q/T, चार्ज अपॉन चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अगर हम चार्ज की अगर निकालें तो चार्ज क्या हो जाएगा, I × T, यानी कि करंट इंटू टाइम। ओके, और करंट की यूनिट हम सबको पता है क्या होती है, एम्पियर होती है, टाइम की सेकेंड, यानी कि T से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 8T करके इसका ये आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम ऊपर ले जाते हैं, बाकी सब चीज़ों को नीचे रख देते हैं और उनका डायमेंशन फार्मूला रख देते हैं। तो हमारे पास जो डायमेंशन फार्मूला आता है वो आता है m इनवर्स L-3 T⁴ और A⁴ 2। ओके, तो ये डायमेंशनल फार्मूला है, जनरली बहुत ही कम पूछा जाता है, बट फिर भी किस तरीके से निकालते हैं ये अगर आपको आता है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है, सब टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डेफिनेशन से समझते हैं पहले। इट इज़ द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि ये किसी भी चार्ज के अराउंड एक स्पेस है, एक रीजन है, एक जगह है, जहाँ पर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसमें या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जो चार्ज होगा उसके अराउंड एक फील्ड बन जाएगी, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी एक रीजन बन जाएगा जिस पे अगर कोई दूसरा चार्ज अगर आता है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट में आपने देखा होगा कि कोई भी मैग्नेट होता है तो उसका एक एरिया बन जाता है आसपास के रीजन का, जिस पे अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है या फिर उसको रिपल कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप मैग्नेट्स में देखते हैं, कुछ मैग्नेट्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ मैग्नेट्स जो होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं। सिमिलरली चार्जेस भी क्या होते हैं, कुछ चार्ज होंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ चार्जेस जो होंगे वो थोड़े से वीक होंगे।
इसी तरीके से तो उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। और अगर हम इसको डेफिनेशन फॉर्म में समझें तो ये क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, E इज़ इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, जिसमें क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट आपका फोर एफ तो आपको पता है एफ क्या है, कोलंबियन फोर्स, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे एफ की वैल्यू पढ़ी थी। ओके, तो ये आपका था कोलंबियन फोर्स। और यहाँ पर क्यू नॉट जो है वो क्या है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि हम एक चार्ज लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नापनी तो हमको कोई दूसरा चार्ज बाहर से लेकर आना पड़ेगा ना, तभी तो हम समझ पाएंगे कि आखिर वो कितना रीजन बना रहा है, कितना उसका फील्ड है उस पर्टिकुलर चार्ज की जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो एक हमको जो चार्ज छोटा सा लाना पड़ता है बाहर से, जो कि बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का होता है, उसको हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। और ये कैसा होता है, पॉजिटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एफ़ की जो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था कूलम्स का, कूलम लॉ का, उसमें अगर हम एफ़ की वैल्यू रख देते हैं तो देखिए वहाँ पे Q1 Q2 था, यहाँ पे कैपिटल Q और Q नॉट होगा, क्योंकि दो चार्जेस थे, एक तो कैपिटल Q जिसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नापनी है, और Q नॉट जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो Q नॉट अपॉन में होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बनता है वो आता है 1/4πε0 Q/r²। इसकी यूनिट की बात करें तो क्या आ जाता है, न्यूटन पर कूलम्ब। फोर्स हम नापते हैं न्यूटन में और चार्ज कूलम्ब में, तो इसकी यूनिट बन जाती है न्यूटन पर कूलम्ब। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको डिनोट करेंगे तो हमारे पास इसको जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो यानी कि जो भी डायरेक्शन फोर्स का कोई ना कोई, इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई ना कोई डायरेक्शन होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का भी एक डायरेक्शन होता है जो कि उसी फोर्स के डायरेक्शन के अनुसार होता है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये क्या होती हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एज सच हमें इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं दिखती हैं, बट ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि आखिर कोई अगर बीच में दूसरा चार्ज पड़ा है तो वो किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा, यानी किस डायरेक्शन में मूव होगा। अगर कोई चार्ज एक है, बड़ा चार्ज है और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं उसके पास में, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बताएंगी कि आखिर वो किस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और ये जो चार्जेस की जो लाइन है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, वो हमेशा याद रखिए पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव एंड पर जा कर के टर्मिनेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है इलेक्ट्रिक लाइंस की कि हमेशा जो ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड किधर होंगी, नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पर देखिए मैंने नॉन यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि सेंटर में जो लाइन है वहाँ पर चार्जेस की बीच की दूरी कम है, ज़्यादा है, सॉरी कम है, तो मैग्नीट्यूड क्या है आपका, ज़्यादा है। वहीं पर धीमे धीमे आप देखते हैं जैसे मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेट में आप लाइंस डाल देंगे तो धीमे धीमे उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं जो कि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे उसकी जो एफिशिएंसी होगी, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होती जाती है। तो ये कैसी फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी कि हर जगह पर जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इस वजह से इसको नॉन यूनिफॉर्म लिखा गया है। इसकी अगर सेकंड प्रॉपर्टी कहें तो देखिए यहाँ पे सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव से ये ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के एंड हो रही हैं। सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए तो ये जो लाइंस होती हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलती हैं चार्जेस के सरफेस से, चार्ज सरफेस से, और परपेंडिकुलर ही वहाँ पर रीच करती है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि दो लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ये क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे जो कि इम्पॉसिबल है ना।
तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं ये क्या होती हैं, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। और हर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कोई भी एक पॉइंट होगा उस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर हम वहाँ पे उस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पॉइंट से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है। इसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हमने फुल रॉड ले लिया और पूरी रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि हमने बताया कि पॉजिटिव रॉड है और आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है तो हर परपेंडिकुलरली निकलना है इसको, परपेंडिकुलर आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी। ठीक है। और ये जो लाइंस होंगी ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि अब पूरी रॉड चार्ज है, यानी कि अब पॉइंट चार्ज नहीं है, अब यहाँ पर क्या है, एक लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज है यानी कि जितनी भी लाइंस निकलेंगी वो कैसी निकलेंगी, पैरेलल निकलेंगी, और पैरेलल निकलेंगी यानी कि मतलब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और उसके बाद हम जो इसके आगे का टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में अगर रखे जाएं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक है। यानी कि अगर कोई एक कह सकते हैं कि 2 कूलम का कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही -2 कूलम का हमको दूसरा चार्ज लेना पड़ेगा, और उन दोनों चार्जों को क्या करना है, बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखना है एक दूसरे से। तो वो जो एक सिस्टम बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट, इसको अगर हम समझे तो ये प्रोडक्ट होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का। तो इसको P, लेटर P से डिनोट करते हैं। Q क्या है, किसी भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई भी एक चार्ज होगा, यानी 2 कूलम हमने लिया था एग्जांपल, तो यहाँ पे 2 कूलम आएगा Q की जगह पे। ठीक है। और 2L क्या है, 2L लेंथ है, उन दोनों चार्जेस के बीच की लेंथ है। तो हमने इसको 2L क्यों लिया है वो भी हम आगे समझेंगे। इसको L भी ले सकते थे लेकिन हमने इसको 2 टाइम्स L क्यों लिखा है, जिससे कि हमको डेरिवेशन अभी आगे हम करेंगे उसमें हमको थोड़ी ईजीनेस होगी, इस वजह से हमने इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने 2L एज्यूम किया है। ठीक है। और इसकी अगर डायपोल मोमेंट की यूनिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर, क्योंकि चार्जेस किस में नापे जाते हैं, कूलम्ब में, और लेंथ जो है वो मीटर में। ठीक है। कन्वेंशनली इसका जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड होता है। ओके गाइज, तो कहने का मतलब ये है कि आज फ़िलहाल हमने थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरुआत के बारे में समझा है। डे बाय डे मैं इससे बेहतर वीडियो लाने की आपके लिए कोशिश करूँगा। आज ये पहली बार है जो मैंने यहाँ पर यूट्यूब पे ऑनलाइन आकर के मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आशा करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और आने वाले टाइम में इससे बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड हो और बेटर वे में आपको मैं एजुकेशन दे पाऊँ। ओके, सो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।